सर अवलोकन कब करना चाहिए? अवलोकन मतलब ये हम लोग ऑब्जर्वेशन सुख में या दुख में या सर रैंडम? सबसे ज़्यादा आपको अवलोकन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज फिर से हमारे साथ पवन जी, हमारे बहुत ही प्यारे फ्रेंड जो सिप्ला में जॉब करते हैं और लखीमपुर के वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग है पर्सन है दवाई की क्षेत्र में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इनका जो डीप इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, वो देख करके तो मैं दंग रह गया। जी पवन जी। सर मेरे हालांकि कई क्वेश्चन हैं, लेकिन उसी श्रृंखला में सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे सर कृष्णमूर्ति हुए करीब 70 साल पहले 1885 में उनका है और 1990 तक रहे हैं। उनके लोगों ने काफ़ी लाभ प्राप्त किया, बुक्स भी लिखी उन्होंने। और 2500 साल पहले बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी जी श्रृंखला में हुए हैं। तो ये इन्होंने नया सर एक अध्यात्म को नया एक दिशा दी। चाहे सर वो महावीर स्वामी का जो उन्होंने कोर्स के बारे में सर बताया, और ये बुद्ध ने ध्यान की जो पद्धतियाँ विकसित करी, विपश्यना वगैरह, तो काफ़ी सर लोगों को फ़ायदा मिला। लेकिन सर उससे और पहले मतलब चले जाएं तो ये कुछ नहीं था, और तो लोग नाम जप का ही एकमात्र सहारा था। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, नाम जप के बारे में लिखा है, एक ही तरीका है मतलब मुक्ति पाने का, नाम जप। चाहे राधा जपें या राम नाम करें, जो भी आपको इष्ट या भगवान हम इनको मानते हैं। तो यहाँ पे सर आप ऑब्जर्वेशन आप करते हैं अपना, तब और नाम जपते हैं, तो दोनों में सर क्या भेद है, मतलब कैसे दोनों में अंतर है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले सेम सवाल मुझसे एक भाई साहब ने पूछा था, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा था। उन्होंने पहले फ़ोन किया और बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। मतलब हमारा जो लड़का था जो काम करता है, उसने फ़ोन उठाया, तो उसने कहा सर तो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सवाल पूछना है, उनसे बात कराओ। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद आपको कॉल कर देंगे, आपका नाम वगैरह बता दीजिए। तो बोलते हैं इतने बड़े डॉक्टर साहब हो गए कि बात ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप नंबर दे दीजिए, आप भले अपने बारे में मत बताइए, बट वो आपको बात कर लेंगे। फिर जब मैंने आधे घंटे बाद उनसे बात की, तो उनका सेम सवाल था कि नाम जप या ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह से यही कहती है नाम जप से ही आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। और जो मॉडर्न तरीका है, जैसे कृष्णमूर्ति हैं, वो कहते हैं भाई ऑब्जर्वेशन से। देखिए, नाम जप से भी आप सेल्फ को जान सकते हैं और ऑब्जर्वेशन से भी जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस माहौल में हम हैं, यहाँ पर हम रह रहे हैं 2024 में, तो लखीमपुर एक ऐसा जगह है जो गांव भी नहीं है, शहर भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गांव नहीं है तो बहुत, मतलब शहर नहीं है तो बहुत से पेड़ पौधे हैं। गांव नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने भी पेड़ पौधे नहीं हैं कि आप बिना एयर कंडीशन के रह सकें। अब हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, और मॉडर्न ज़माने की कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 400-500 सालों में, ख़ास तौर से पिछले 200 सालों में, इतना ज़्यादा किताबों का, और अब पिछले 50 सालों में टेलीफोन, मीडिया और स्मार्टफोन आ गया कि हमारा मन बहुत आसानी से भटकता है, ड्रिफ्ट होता है। अब इस चीज़ की वजह से मैंने देखा है बहुत कॉमनली लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, कंसंट्रेशन की कमी आ रही है। नाम जप बिल्कुल पॉसिबल है सेल्फ को जानने के लिए। ये ठीक ऐसा है जैसे कि गांव में पहसुल होता था, पहसुल, जिससे कि लोग सब्जियां काटते थे। मुझे याद है दादी लोग, वो सीप आती थी, सीप जो समंदर में मिलती है, उसके बीच में से काट करके छिलनी का इस्तेमाल करती थी, उसको आलू छीलती थी उससे। तो आलू छीलना हो या पहसुल का इस्तेमाल करना हो, पहसुल देखा है आपने, एक ऐसा टेढ़ा सा होता है, पैर के पास रखती है, लोहे का होता है, और उससे सब्जियां काटती थी। लेकिन अब तो कटर्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक कटर आ गए हैं, ऑटोमेटिक चपाती मेकर आ गए हैं। तो क्या उससे सब्जी नहीं बन सकती? या गांव वाले इंस्ट्रूमेंट से सब्जी नहीं बन सकती थी? उससे भी बनती है, इससे भी बनती है। आप ये समझिए कि ऑब्जर्वेशन एक एडवांस टेक्निक है, लेकिन खाली वही एक टेक्निक है ऐसा नहीं है। मंत्र जप एक बहुत पुराना एंशिएंट टेक्निक है, लेकिन खाली वही एक टेक्निक है ऐसा भी नहीं है।
मंत्र जप एक तरीका है माइंड को काम करने के लिए, एक जगह पर केंद्रित करने के लिए। ऑब्जर्वेशन भी वही काम करता है कि आपको एक जगह पर केंद्रित करता है, लेकिन एक स्टेप आगे ले जाता है आपको। वो किसी थॉट से या किसी आइडिया से नहीं बांधता आपको। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी ब्लॉक है जब आप आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट के बाद, आप सब चीज़ छोड़ देते हैं। मतलब आपको रुपया पैसा नहीं चाहिए, आपको धन दौलत, मतलब आपको परिवार नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन एक डिज़ायर आती है कि खुद को जानने के लिए मुझे भगवान हेल्प करो, वो डिज़ायर बन जाती है। ऑब्जर्वेशन आपको उस लास्ट डिज़ायर से भी मुक्त करती है। तो इसको ऐसे समझिए कि कागज़ कलम से भी लोग मैथमेटिक्स कर सकते थे, अब कैलकुलेटर से भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो दोनों विधियां हैं और दोनों काम करती हैं। लेकिन मुझे तो कहना चाहिए कि आप दोनों को एक्सपेरिमेंट करो। मैं भी गया था, एक जगह गया था रिसेंटली, तो वहाँ पर हमने दोनों चीज़ें इस्तेमाल की, भजन भी कराया लोगों से और फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन भी कराया। दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो आपके लिए खेल है। जैसे कोई आदमी एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, या कोई आदमी योगा करता है, या कोई आदमी वॉक करता है, तीनों चीज़ें शरीर को मजबूत बनाएंगी। तो जो भी पद्धति आप इस्तेमाल करते हैं वो मन को शांत करेगा और आपको रिसेप्टिव बनाएगा, आपके माइंड को इस लायक बनाएगा कि उसके अंदर में डिवाइन उतर सके। डिज़ायर न बने बस, तो सब कुछ सही है। जो कुछ भी अंदर हो रहा है उसको परेशान होने के लिए एक वजह मत बनाइए। जब मन कर रहा है मंत्र जप करने का, आपने 5 मिनट मंत्र जप कर लिया। कभी कभी मैं कार चलाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा चालू कर देता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन अगर मैं सोचूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ही मैं एनलाइटन होगा और कोई तरीके से नहीं, तो वो गलत है। सारी पद्धतियाँ काम करती हैं। जैसे मेडिसिन में एलोपैथी भी काम करती है, होम्योपैथी भी काम करती है, ऑपरेशंस भी काम करते हैं, सब जगह पर अलग अलग रोल्स हैं। तो बिल्कुल दोनों काम करते हैं और दोनों को यूज़ करना चाहिए, दोनों एंटी नहीं एक दूसरे के। तो पतंजलि भी कहते हैं इस चीज़ को, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, कृष्णमूर्ति जब पढ़ाते हैं तो वो एक स्पेशलिस्ट की तरह पढ़ाते हैं। जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कार्डियक पेशेंट ही देखता है, और जो आदमी केवल मंत्र जब सिखाता है वो भी स्पेशलिस्ट है। तो आप जब किसी टीचर से मिलेंगे तो बोलेगा मेरा ही वाला सही है, बाकी सही नहीं है, क्योंकि वो उसी चीज़ का माहिर है। जैसे मेरी दुकान अगर जूते की है तो मैं जूता ही बेचूंगा आपको, मेरी मिठाई की दुकान है तो वो मिठाई ही अच्छी चीज़ है। तो अलग अलग लोगों का जो अलग अलग स्पेशलिटी थी वही हमको देते हैं। बट जो आप रिसीवर हैं, आप जूता भी पहनेंगे, मिठाई भी खाएंगे, आप कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे, कागज़ कलम भी यूज़ करेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं दोनों में। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कल सर एक मैं आपको वीडियो, सर मैं शाम को एक वीडियो आपका देखता हूँ सर, जितना भी लंबा हो, तो अभी सर एक जैन मोंक चाय बनाने के ऊपर आप बात कर रहे हैं। हाँ। चाय बनाई तो पूरा ध्यान दे के बनाइए सर, जैसे कि शक्कर डालते वक्त पूरा ध्यान, चाय पत्ती पूरा अपना प्रेम उसमें उड़ेल दीजिए, तो से और या कार पूछें तो ध्यान से पूरा हम लोग अवेयरनेस के साथ जो भी काम करें। एक बात मैंने सर कुछ पीछे आपसे प्रश्न पूछा था, प्राथमिकता किस चीज़ की है, ऑब्जर्वेशन की या अवेयरनेस की? तो आपने कहा प्राइमरी है ऑब्जर्वेशन। ठीक बात है। तो सर ये दोनों, ये मुझे ये इम्प्रेस किया जो कल आपने तरीका बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखिए, जब भी मैं कोई विधि बताता हूँ तो हमेशा उसको खेल की तरह देखिए, एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। अब मान लीजिए मैं मरीज़ देख रहा हूँ, तो उस समय मुझे अवेयरनेस पे ध्यान देने के बजाय मरीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ तो मुझे उसकी लीवर को देखना है, गॉल ब्लैडर को देखना है, और मैं मान लीजिए हाथ में प्रोब है, प्रोब के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मरीज़ के कपड़े के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो वो चीज़ काम नहीं आएगी। हर चीज़ का अपना एक अलग रोल है। जब आप रिलैक्स्ड हैं, खाली हैं, तो आज सोच लीजिए चलो 10 मिनट के लिए आराम से चाय बनाऊँगा। और जब आप जल्दबाजी में हैं तो जल्दबाजी में अपनी जल्दी में काम करिए जो काम करना है। आप बारिश में भीग रहे हैं तो आप फटाफट घर आएंगे ना, आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं भीग करके अवेयरनेस को प्रैक्टिस करूं। कृष्णमूर्ति बहुत अच्छी बात बोलते थे, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट। जो भी विधियां हैं उसको प्रॉब्लम मत बनाइए, खेल बनाइए। देखिए बचपन में क्या होता था, मेरी क्लास में करीब 40-50 बच्चे थे, तो कभी कभी कोई मेरी होमवर्क के लिए कॉपी ले जाता था, कभी मैं किसी और के ले जाता था। तो जब मैं किसी बच्चे की देखता था हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है,
तो उसी को कॉपी करने की कोशिश करता था कि मेरी भी ऐसी हैंडराइटिंग हो जाए। लेकिन जब 2 दिन 4 दिन के बाद फिर मेरी नेचुरल हैंडराइटिंग वही हो जाती थी। तो हमारा मन ऐसा है कि वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है कि क्या पता इससे मेरा काम हो जाए। अब अवेयरनेस की बात की, चाय बनाते समय अवेयरनेस की बात की, तो वो एक नया तरीका है जीने का, लेकिन वो परेशान होने के लिए तरीका नहीं है। जब भी आप कहते हैं ना कि उस विधि से इस विधि में टकराव है, तो दोनों को अलग अलग रखिए। घर में आप गैस भी रखते हैं और फ्रीज़र भी रखते हैं। फ्रीज़र के पास गैस जलाकर नहीं रखते, वो तो ख़राब हो जाएगा। अपने मन के अंदर में अवेयरनेस की प्रैक्टिस अलग रखिए और ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस अलग रखिए। जब मन आया ऑब्जर्व कर लीजिए, जब मन आया अवेयर हो जाइए। आप बैठे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा, उस समय अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर लीजिए 10 मिनट 15 मिनट। और फिर अचानक से आपको लगा नहीं मुझे काम करना है, तो उस डॉक्टर को देखिए, उसके हाव भाव को देखिए। इनफैक्ट मैं एक नया तरीका स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बहुत ही नई सिस्टम है, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यू। वो मैं अभी सिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा। अभी वो अलग ही तरीके का ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन एंड कन्विंसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन है। खुद के लिए तो अवेयरनेस चाहिए, लेकिन जब किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ख़ास तौर से दूसरे के साथ में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और आपके साथ बात करते करते मेरे मन में क्या थॉट चल रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करना है। लेकिन जब मैं अकेला बैठा हूँ तो मुझे खाली अवेयर रहना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन दोनों जुड़वा बहने हैं। ऑब्जर्वेशन भी एक तरह की अवेयरनेस है, और अवेयरनेस में भी कुछ न कुछ आपको दिखता है, ऑब्जर्व होता है। एक दोनों मर्ज हो जाएगी एक पॉइंट के बाद, ये अलग नहीं रहेगी। सर जैसे ऐसा कर सकते हैं सर, जैसे खाली बैठे हैं चुपचाप, तो इंक्वायरी से अवेयर जो ऑब्जर्वेशन करें, या बाइक से कहीं जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें से अवेयर रहें। तो सर ये मैंने कहा ना, ये दोनों शब्दों का फेर है खाली। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन दोनों नाम अलग अलग हैं। सांभर और दाल, दोनों तो दाल के बनते हैं। सांभर में सब्जी डाल दी जाती है, थोड़ा सा मसाला अलग होता है, लेकिन है तो वो भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। तो बिल्कुल खाली नाम का फ़र्क है, यूज़ करिए दोनों को। सर अगली क्वेश्चन, इससे सर पिछली बार मैंने कहा था मैं सर कुछ ज़बरदस्ती ध्यान करने की प्रैक्टिस करी, 1 घंटा या उससे ज़्यादा घंटे मैंने बैठने की कोशिश करी, तो उससे आपने बताया कि गलत प्रभाव पड़ते, सिर दर्द, हेडेक हुआ और एंजाइटी हुई, इस टाइप से समस्याएं हैं। तो सर काम मैं जब करता हूँ वो भी, उसमें भी मेरा मन नहीं कई बार लगता है, तो ज़बरदस्ती करता हूँ, और ऐसे कि टाइम 8 घंटे का 10 घंटे करता हूँ, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट सर फिर होंगे? देखिए, हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं पता तब वो साइड इफ़ेक्ट होता है। आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, चाय पी रहे हैं, दिन भर में 4 चाय 5 चाय 10 चाय पी रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको पता भी नहीं कि उस चाय की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप, आज बड़ी अच्छी चीज़ हुई, बहुत अच्छी चीज़ सुबह हुई, मेरा बेटा मेरे पास आया तो बोलता है, पापा आपने मुझे कुछ दिन पहले एक बड़ी ख़ास बात बताई थी, मुझे याद आ गई। उसने एक बुक पढ़ी थी हम लोगों के साथ में, द हैबिट करके, एटॉमिक हैबिट, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें बोलते हैं अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है तो या तो आप बाहर से अंदर चेंज करें या तो अंदर से बाहर। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि वज़न कम करना चाहते हैं तो ये हो गया बाहर से अंदर, क्योंकि आपको लगता है कि आप मोटे हैं और आप कुछ करके अपना मोटापा कम कर रहे हैं, मतलब खाना कम करके, एक्सरसाइज करके, जो भी करके। आपको अंदर से पता है कि आप मोटे हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, फिर वो मुझे बोलता है, बड़े पापा पता है आपको दिक्कत क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अंदर से जानते हैं आप ज़िनोगी हैं, और ज़िनोगी होता है तो उसको भूख बहुत कम लगती है। और बात सच थी, मैंने जब से ज़िनोगा पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया था, मुझे भूख ही बहुत कम लगती थी। उस चक्कर में विदिन 1 मंथ मेरा वज़न करीब 10 किलो कम हो गया था, भूख लगती नहीं थी। और तब से लेकर के आज करीब 20 साल हो गया, मैं अगर 2 के बजाय 3 रोटी खा लेता हूँ तो ऐसा लगता है पेट एकदम बंध गया। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं चाय पी रहा हूँ, जैसे आपको पता चल जाए
कि मैं काम के स्ट्रेस की वजह से चाय पी रहा हूँ, तो अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक योगी हूँ या मैं एक एमआर हूँ? अगर एमआर हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, बहुत स्ट्रेसफुल है और मुझे चाय भी पीना पड़ेगा, शायद सिगरेट भी पीना पड़े, शराब भी पीना पड़े। लेकिन अगर मैं एक योगी हूँ तो मेरा दिनचर्या ये तपस्या भी हो सकती है। तो हो सकता है आप चाय पिए लेकिन आधी चाय पिए। शुरू में मैं यही करता था। मैं चाय एक्चुअली पीता था जब, तो चाय की बहुत तलब थी तो आधी चाय पीकर छोड़ देता था। धीमे धीमे चाय की आदत ख़त्म हो गई। तो जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है उसके अंदर में पूछिए अपने आप से, ये स्ट्रेस किसको हो रहा है? एक योगी को हो रहा है या एक एमआर को हो रहा है? और अपने आप को बताइए कि मैं एक योगी हूँ जो जीवन यापन करने के लिए मेडिसिन की मार्केटिंग कर रहा हूँ, असल में मैं योगी हूँ। तो धीमे धीमे देखेंगे आपकी जो स्ट्रेस है वो साधना बन जाएगी। देखिए, एक आश्रम में जब ज़ेन मॉन्क्स होते हैं वो भी झाड़ू लगाते हैं, और एक सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी विभाग में भी लोग झाड़ू लगाते हैं। लेकिन वो स्वीपर है, ये साधु है। दोनों का हाथ वैसे ही चलता है, दोनों सफाई करते हैं, लेकिन एक साधु है, वो उसके लिए साधना है। तो चाहे आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करें, आप अपने आप को ज़रूर बता के रखिए कि मैं अंदर से एक योग की साधना कर रहा हूँ। जब मैं डॉक्टर को कुछ बता रहा हूँ तो योग की साधना है, और सब कुछ बदल जाएगा उसमें। स्ट्रेस आपका तपस्या हो जाएगा। सर, अवलोकन कब करना चाहिए? अवलोकन मतलब ये हम लोग ऑब्जर्वेशन सुख में या दुख में, या सर रैंडम? सबसे ज़्यादा आपको अवलोकन करना चाहिए सुख में, क्योंकि सुख में आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप कर सकते हैं अवलोकन। मान लीजिए आपको बड़ा मन कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सेलिब्रेट करना है, तो मन करेगा चलो कहीं होटल में परिवार के साथ खाना खा के आ जाएं। उस समय एनर्जी है आपके पास, तो हो सकता है उसमें आप कुछ ट्वीक कर दें। दुख में तो आपके पास एनर्जी बचती नहीं, मन में खाली कंप्लेन चलता रहता है। और जैसा आपने एकदम सही सवाल लास्ट में पूछा, रैंडम, अगर आप रैंडमली करते जाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपकी 24 घंटे अवलोकन हो जाएगा आपका। और धीरे धीरे आप देखेंगे जिसको हम लोग सुख और दुख बोलते हैं वो दोनों एक ही है। वो खाली हमको लगता है दुख है। अगर किसी की डेथ हुई तो हमारे हिसाब से वो दुख है, लेकिन एक योगी इसको ऐसे देखता है कि चलो अब कम से कम उसको शरीर का दुख नहीं है। अब उसको शरीर का दुख नहीं है जो शरीर छोड़ के चला गया। और जब कोई जन्म लेता है तो उसको एक योगी बोलता है बेचारा अब उसको झेलना पड़ेगा शरीर। तो जिसको लोग दुख कहते हैं आप सुख कहना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए सुख और दुख एक समान हो जाएगा। यही तो कहते हैं कृष्ण गीता में कि अर्जुन योगी वो है जिसके लिए सुख और दुख एक समान है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सुख में और रैंडम समय, तो उसमें देखिए, ऑब्जर्व करिए। सर, उसमें एक प्रॉब्लम होती है, जैसे प्लेजर हुआ तो उसको स्किप नहीं करना कोई चाहता है। नहीं, प्लेजर को एंजॉय करिए, बाद में उसको देखिए कि हुआ क्या। तो सर, तो थिंकिंग नहीं हो? नहीं, आप उसको जज नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे अरे मैंने क्यों प्लेजर को एंजॉय किया, मैंने आइसक्रीम क्यों खाया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक सज्जन के यहाँ मैं मेहमान था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया शाम को कि सर आप आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा हाँ यार खाएंगे। उन्होंने कहा कौन सा? मैंने कहा चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। तो मेरे मन में था कि अभी आधे घंटे में आएगा चॉकलेट आइसक्रीम, तो खा लेंगे। फिर वो आए वापस, तो बोलते सर वो तो मिला ही नहीं, दुकान बंद हो गई थी। तो बदले में मैं चॉकलेट ले आया। अब चॉकलेट मेरा खाने का मन नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो नहीं खाया। तो चॉकलेट आइसक्रीम खाने का जो थॉट था वो आया, वो गया, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है। जब आपने कोई चीज़ एंजॉय कर लिया उसके बाद उसको वो ख़त्म घटना। अगर आप देखना चाहते हैं तो एकदम ऐसे देखिए कि एक लड़के ने एक आदमी ने किया क्या। मैंने अपने आप को यही पूछा कि अच्छा तुमने चॉकलेट आइसक्रीम खाने के लिए कहा, अब नहीं मिला तो तुम्हें कैसा लगा? देखा और फिर बात ख़त्म हो गई। बोल रहे थे आप खा लीजिए, बल्कि जो उनकी मम्मी थी अगले दिन बोलती है डॉक्टर साहब आप चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा वो तो कल ही खा लिया। तो मन में एक इच्छा हुई, बात ख़त्म हो गई।
तो जो घटना आपकी हो चुकी है, जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, प्लेजर की घटना, उसको ऐसे देखिए जैसे किसी और की लाइफ में हुई है, मैंने किया ही नहीं। क्योंकि सच पूछिए तो प्लेजर हम नहीं करते, हमारी इंद्रियां करती हैं। और जब आप इसको ऐसे देख पाएंगे किसी और ने किया है, तो आपकी इंद्रियां आपकी चेतना से अलग होना शुरू हो जाएंगी। सही, कितने दिन में हो? अगर इसको आप डेडिकेटेड तरीके से करते हैं तो 3 महीने से 1.25 साल में हो जाता है। सर ये ऑब्जर्वेशन से हो जाता है? आराम से हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि आप पत्थर की तरह हो जाते हैं, आपको कोई चीज़ असर नहीं करती। चीज़ें असर करती हैं, बहुत बहुत कम असर करती हैं। आपको अगर कोई 5 स्टार कमरा मिलेगा उसमें भी आप खुश रहेंगे, आपको एक सिंपल कमरा मिलेगा तब भी खुश रहेंगे। तो आपका खुश रहने का या शांत रहने की जो ताकत है वो आपके हाथ में आ जाएगी। सर एक ठहराव आ जाएगा। एक ठहराव आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, कम स्पिरिचुअल भी है। एक सर बुक्स आपने के द्वारा मुझे पता कि हिडन टैलेंट, हाँ, उसमें सर अपना टैलेंट पता करने के 3-4 तरीके थे। तो 3-4 तरीकों पे मैंने सर अपने आप को सर ऑब्जर्व किया, तो फाइंडिंग ये रही कि उसमें अगर जिस काम में आप ठहर जाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, आप थकते नहीं 2 घंटे, तो वो आपका टैलेंट है। तो इनफैक्ट मेरे पे क्या सर, मैं जो आपकी वीडियो देखता हूँ, चाहे जितना लंबा हो, 45 मिनट का हो, या सर और भी कुछ वीडियो देखता हूँ मैं, तो 1 घंटे के नहीं सर थकान नहीं आती है। तो ये टैलेंट सर, ये हुआ मेरा टैलेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जब टैलेंट हम सर्च करते हैं तो एक तो पैसिव एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम कुछ करते नहीं हैं, हम रिसीव करते हैं, और एक होती है एक्टिवली कुछ करना। जैसे मान लीजिए मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, तो वो खाली टैलेंट नहीं होगी, लेकिन फिल्म देख करके अगर मैं फिल्म बनाना भी चाहता हूँ तो टैलेंट में आएगा। तो एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो जो चीज़ आप कुछ कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, वो आपका टैलेंट है। आप जब केवल कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो वो प्रिपरेशन ऑफ टैलेंट है। आप मान लीजिए मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस हैं या बिज़नेस के वीडियोस हैं, उसको आप देख करके एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए और रिसेप्टिव हो रहा है। और हो सकता है कल को या साल भर बाद आप दूसरों को काउंसल करना शुरू कर दें, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझ गए हैं। लेकिन जब उनको आप काउंसल करेंगे तब आपको नए लेवल की परेशानियाँ आएंगी, फिर उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो परेशानियाँ आपको पसंद हैं, तो जिस काम को करते करते और आपको परेशानियाँ आएँ और आप उसको जूझने में अच्छा लगे, वो आपका टैलेंट है। आप जैसे कोई आदमी गाना गा रहा है, अब गाना रियाज़ करने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। ये बांसुरी बजा रहा है, तबला बजा रहा है, तो उसमें जो मुश्किलें होती हैं उसको ओवरकम करने में जब मज़ा आता है, वो टैलेंट है। और खाली मान लीजिए हम कहते हैं हमको फिल्म देखना अच्छा लगता है या इंस्टाग्राम देखना अच्छा लगता है, तो टैलेंट की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि उस चीज़ का मार्केट में वैल्यू बहुत कम है। तो टैलेंट एक्चुअली वो चीज़ है जो लोगों के काम आता है, और लोग आपको कल को अगर उसके लिए आप पैसा भी मांगते हैं तो लोग पैसा भी देने को तैयार हैं। तो उसको एक्टिवली पूछिए कि इसको मैंने देखा, अब मैं करूँगा क्या इसके साथ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सत्संग करें, तो हो सकता है 5 मिनट आपने एक क्लास ली किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, तो वो धीमे धीमे आपको बताएगा कि ये स्पिरिचुअलिटी को सिखाना कि आपका टैलेंट है कि नहीं। अगर वो कर पा रहे हैं तो आपका टैलेंट है। लेकिन अभी सुनना प्रिपरेशन ऑफ टैलेंट है। आपके अंदर में उस चीज़ का इंटरेस्ट है सीखने के लिए, तो वो शुरुआत है, अभी कंप्लीट नहीं है। इसको मान के चलिए मेरी क्लास में पढ़ाई चल रही है, ऐसे देख के चलिए। सर एक क्वेश्चन आपके बारे में, सर आप ऑब्जर्वेशन कितनी देर करते हैं? मैं सच बताऊं तो मेरा ऑब्जर्वेशन 24 घंटे चलता है। सर नेचुरल तरीके से मैं रात को सोता हूं, सपने में भी ऑब्जर्वेशन चलता है। मैं एक बार सपने में पानी में गया, एकदम गहरे पानी में, अचानक से ऑब्जर्वेशन टूटा तो लगने लगा मैं डूब रहा हूँ। फिर पूछा मैं आया कैसे, फिर देखा तो अरे अच्छा तो नींद है ये। अगर नींद है तो ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है, इसका मतलब ये है कि मैं शरीर, इसमें सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं डूबा ही नहीं। इस तरह की एक सेल्फ है जो हमेशा पूछता है कि क्या हो रहा है, कहाँ हूँ मैं, और दूसरा सेल्फ है जो जिसको रिएक्शन करता है। अब वो रिएक्शन वाला सेल्फ बहुत कम हो गया। जब सवाल उठता है कि क्या हो रहा है, तुरंत आंसर आता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी नहीं बोलता हूँ, कभी कभी बहुत फ्लाइट पे जा रहा हूँ। कल ये हुआ कि हम लोग आ रहे थे
तो हम लोग देखा सामने एयरपोर्ट पे, मतलब जो दिल्ली जा रही थी फ़्लाइट और हमारी फ़्लाइट थी इंदौर की, तो हम लोग बैठे थे आराम से। तब तक से कॉल आई कि सर आप जल्दी आइए, आपकी फ़्लाइट यहाँ वेट कर रही है। तो जैसे हम दौड़ के जा रहे हैं उस समय तो ऑब्जर्वेशन नहीं चला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जर्वेशन नहीं चलता इमरजेंसी के समय, बहुत इंटेंस मोमेंट पे। अदरवाइज़ 24 घंटे में से 23 घंटे ऑब्जर्वेशन चलता है। और जब नहीं चलता तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं इतना सनकी नहीं हूँ कि अरे ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं किया। मेरे लिए जब मैंने शुरू किया था देखना, तब भी मैं समझ गया था कि खेल है ये। ओशो कहा करते थे, हंसो हंसीबा खिलबा करही मन भंगा, हंसते खेलते मन भंग हो जाता है। तो खेल खेल में ही आपके लिए 24 घंटे का खेल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट मत करिए। अगर आप दिन में 10 मिनट भी ऑब्जर्व कर पाए तो खुश रहिए। सर चॉइसलेस अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे सर थॉट आया, हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो एक निगेटिव थॉट एक पॉजिटिव थॉट, तब हमें पॉजिटिव थॉट सर कैरी करना है, निगेटिव थॉट सर स्किप करना है सर, क्योंकि सर हम चूँकि वर्क तो पॉजिटिव थॉट के साथ ही करेंगे, तो ये सर चॉइसलेस हुआ, ये हम लोग नहीं हुआ। चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है नेगेटिव भी आप पूरी एक्सेप्टेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं और पॉजिटिव भी। आप कहते हैं कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और वो आपको डांटता है, या अपने घर के बच्चे के साथ आप बात करें और बच्चा आपको बेइज्जत करता है, किसी बात से नाराज़ हो जाता है, या वाइफ नाराज़ हो जाती है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ हुई। मन कहेगा यार बताओ ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, नेगेटिव चीज़ हुई। लेकिन उस समय ये चीज़ देखना कि इसने कुछ कहा और मेरे मन ने उसका रिएक्शन किया, मेरे मन को पसंद नहीं आया, ये एक चॉइसलेस अवेयरनेस है। मैं इसमें नहीं हूँ। एक आपने बात कहा और मेरे अंदर से रिएक्शन आया, ये एक घटना हुई बस। किसी ने मुझे तारीफ़ की, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे खुशी हुई, तो वो भी एक घटना है। आपने तारीफ़ की, मुझे खुशी हुई। चॉइसलेस अवेयरनेस मतलब आप दोनों को देख रहे हैं और आप बोलते हैं ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर हो रही हैं। ये चीज़ एहसास होना चॉइसलेस अवेयरनेस है, कि आप इसमें से किसी को चूज़ नहीं करते। आप ये नहीं बोलते कि यार बेइज्जती नहीं होनी चाहिए या मेरा हमेशा इज्जत होना चाहिए। चॉइस मतलब आप भविष्य के लिए ये नहीं बोलते हैं कि ये होना ही चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। चूज़ नहीं करते हैं। चॉइसलेस मतलब जो हो रहा है उन सब को आप लेते हैं, बोलते हैं हो रहा है, लेकिन आपको पता है। अवेयरनेस मतलब आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सर इसमें एक समस्या ये आती है सर पॉजिटिव थॉट आया तो मुझे तो वो करना होगा, नहीं तो मैं करूँगा, मैं तो सर एक्टिविटी लेस हो जाऊँगा। ठीक बात है। करना भी होगा तो पॉजिटिव थॉट को पकड़ूंगा सर, वो अपने प्लान में उसको डालूंगा, नेगेटिव को स्किप करूँगा। इनफैक्ट आप दोनों यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी आपको बेइज्जत करता है, तो वो एक नेगेटिव इवेंट है और आप जानते हैं कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता है, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी है, एक गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, सर्विस नहीं हुई है, सर्विस हो रखी है, और एक मान लीजिए ख़राब है, इमरजेंसी में ख़राब गाड़ी आपको ले जानी पड़ रही है, तो आप सोच समझ के जाके पहले उसको सर्विस कराएंगे। तो जो नेगेटिव घटना है वो अगर आपको पहले से पता है तो आपके साथ एक्सीडेंट्स कम होंगे। और पॉजिटिव घटना बहुत बार हम लोगों को भटका देती है, ओवर कॉन्फिडेंस दे आती है, तो उससे भी बच के रहेंगे आप। दोनों चीज़ें आप जानेंगे और बोलेंगे मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव लग रहा है, ये नेगेटिव लग रहा है, अब आगे देखते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेंगी। एक बार एक बहुत अच्छी बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। उसमें कूटनीतियाँ सिखाई गई हैं। जैसे कृष्ण की जो नीतियाँ थी ना, वो माइकेवेली और 48 लॉज ऑफ पावर, मतलब सोशल पावर इकट्ठा करने के लिए, पॉलिटिकल पावर इकट्ठा करने के लिए आपको उसमें अलग अलग चालाकियाँ बताई गई। उसमें से एक चालाकी जो फर्स्ट है वो है नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर मास्टर। मतलब अपने मास्टर को, अपने गुरु को जो आपसे ऊपर है, उसको आउटशाइन करने की कोशिश मत करिए। ऐसा मत दिखाइए कि मैं तुमसे बेहतर हो गया हूँ। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। आज से करीब 400-500 साल पहले फ्रांस में जो वहाँ का मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, पता नहीं कौन था, उस देश का, फ्रांस का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था जो इससे भी बड़ा था, उसकी डेथ हो गई। तो इस मिनिस्टर को लगा कि अब मुझे वो पोजीशन मिलनी चाहिए। तो राजा को
उसने भिजवाया कि अब ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप चाहें तो मुझे बना दीजिए वो मिनिस्टर। राजा ने कहा लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सा क्वालिटी क्या है, टैलेंट क्या है? तो उसको लगा अरे इसको पता नहीं मेरा टैलेंट क्या है। तो उसने एक बहुत बड़ा फंक्शन कराया, इतना बड़ा फंक्शन कराया कि जिसमें दूर दूर से कुक बुलाए और बहुत आलीशान के। ऐसा तो फंक्शन राजा ने भी नहीं कराया था, राजा को बुलाया उसमें। राजा बड़ा इम्प्रेस्ड। अगले दिन जब राजा वापस गए तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, बोलकर कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से कि तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए। और बेचारा दिमाग सर पीटता रहा, जेल में मरा। वो तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ उसके साथ हुई थी, लेकिन वो मिस कर गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो जो आदमी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक समान देखता है, वो दोनों को इस्तेमाल करता है। उसके लिए चाकू और फूल दोनों यूज़फुल हैं। ख़ासतौर से चाकू ज़्यादा सतर्क होकर के यूज़ करता है, और उसको पता है फूल मुरझा सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी यूज़ करता है। एक योगी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव केवल एस्पेक्ट्स हैं, रूप हैं। सिक्के के दो रूप होते हैं, एक हेड्स और टेल्स। तो जो पॉजिटिव दिख रहा है उसके पीछे एक नेगेटिविटी है, आप जानते हैं, और जो नेगेटिव दिख रहा है उसके पीछे भी एक पॉजिटिविटी है, और आप इन दोनों से अलग कुछ है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे समय बीतेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। सर मेरा बस नहीं चल, मैं पूरे ऑर्डर में से एक अपनी दिनचर्या चाहता हूँ, जैसे कि 4 बजे उठूँ, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से सारी चीज़ें होती जाएँ 1 बजे। लेकिन ऐसा हम लोग हो नहीं पाता है, या किसी एक दिन तो एफर्ट पूरे लगते अपने काम में हैं जो भी प्लानिंग करता हूँ, दूसरे दिन सर नहीं, मतलब हल्का हो जाता है, ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाता है। उसके लिए सर देखिए, एक तो रियलिटी है। जैसे एक प्रोफेसर मानस मुकुलदास थे, उन्होंने बहुत अलग टाइप का घर बनाया था। उनके घर में कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया था उन्होंने। चूना और सुर्खी वो लगा करके घर बनाया था। पहले चूने से सब घर बनते थे। हाँ, बट मैं उनका, मेरे यहाँ भी सर एक कमरा बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। अच्छा, यस सर। मैं उनका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने जो गार्डन था उसमें जो चलने की जगह बनाई थी वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी। मैंने पूछा ये क्यों बाबा, टेढ़ा मेढ़ा क्यों? बोलते क्योंकि इंसान सीधा नहीं चलता, आदमी की जो वॉक है वो बदलती रहती है। हमारा मन चीज़ों को चाहता है स्ट्रेट लाइन की तरह चीज़ें हो, ये मन की चाहत है, ये आर्टिफिशियल है। इस नेचर में कोई भी चीज़ परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती। पेड़ होता है सीधा, लेकिन वो खुरदरा भी होता है, एकदम सीधी लाइन का नहीं होता। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ एकदम दिनचर्या परफेक्ट हो, सुबह उठें, काम पे जाएं, फिर शाम को आएं, तो वो एक एवरेज बता रहा है कि चीज़ें ठीक ठीक चलें, लेकिन उसमें भी इरेगुलरिटीज़ या नॉन लीनियरिटीज़ आएंगी। मतलब कि जब आप डिसऑर्डर में भी ऑर्डर देखना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ऑर्डर आएगा। मान लीजिए आपको 4 बजे उठना है, लेकिन आप उठे हैं 7 बजे या 8 बजे उठे, फिर भी अगर आप ऐसे ही अपनी दिनचर्या को जिए कि आज मुझे 7 ही बजे चाहती थी लाइफ कि मैं उठूं और अपना काम करूं, तो धीमे धीमे आप 4 बजे भी उठ पाएंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि आप 4 बजे उठ रहे हैं कि 7 बजे उठ रहे हैं, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स 4 बजे भी वैसा ही होना चाहिए जो 7 बजे हो रहा है, या तो आप 10 बजे भी उठ रहे हैं तब भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारी मेन प्रॉब्लम डिसऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर से निकलने वाला अंदर का रिएक्शन है, अंदर की तकलीफ़ है। एक बड़ी अच्छी कहानी बताते थे ओशो। एक आदमी ने सुना कोई ब्रह्मज्ञानी आदमी है और वहाँ फला फला गांव में रहता है, तो गया उससे मिलने, और वो आदमी भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर पैर रख के दोपहर को 12 बजे सो रहा था। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहानी है, पता नहीं ऐसा अब करेंगे तो उसको तो जेल में डाल दिया जाएगा, शंकर जी के ऊपर पैर रखेगा कोई तो, बट ये कहानी है। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरे लिए तो सब जगह शंकर जी की पिंडी है, जहाँ पैर रखूँगा वही, और मेरे लिए तो हर एक मोमेंट, हर एक समय ब्रह्म मुहूर्त है। तो वही आदमी कह रहा है कि मैं अंदर से शांत हूँ। मैंने देखा इस चीज़ को कि ये शरीर है, शरीर को कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। सर्दी में इसको कपड़ा पहनने का मन करेगा, गर्मी में नहीं पहनने का मन करेगा। तो नेचर भी डिसऑर्डर
ऑर्डर और डिसऑर्डर का मिक्सचर है, खाली एक ही मौसम नहीं होता। हाँ, हम उनके प्रति जो रिएक्शन आता है उसको मेंटेन करके चलें। 4 बजे उठें चाहे 10 बजे उठें। सर प्रकाश भी हमसे चाहती है कि सर गर्मी आती है, बरसात आती है, सब अलग अलग होता है, सुबह शाम दोपहर सर। आप किसी दिन मान लीजिए किसी दिन ऐसे डॉक्टर को मिले जिसने बहुत इरिटेट हो गया वो आपसे, तो उस दिन प्रकृति चाहती है कि आप जाके रिलैक्स करें, आराम करें। यस सर, वो ड्यू हो गया ना, एकदम सर। तो उसको रिस्पेक्ट करिए। डिसऑर्डर को जो रिस्पेक्ट करेगा उसी की लाइफ में ऑर्डर आता है। सर यानी नेचर चाहता नहीं कि मैं ऑर्डर में रहूं सर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सर कृष्णमूर्ति से ऑर्डर में कैसे मतलब रहते हैं? कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि हर चीज़ में ऑर्डर है, उसको देखो। आपको ज़बरदस्ती का ऑर्डर में आना नहीं है, वो ऑर्डर है, और वो ऑर्डर तब दिखता है जब हमारा रिएक्शन चीज़ों के लिए एक समान होता है। आज मैं एक बच्चे से मिला, बच्चा क्या था, 30-35 साल का आदमी था। उसके पास कम से कम नहीं तो 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, 10 करोड़ की। साल भर पहले उसके पिताजी मर गए और 6-7 महीने पहले उसका एक बहुत अच्छा दोस्त मर गया। अब वो ड्रंकर्ड है, दिन भर शराब पीता है। बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, डेथ हो जाती है, लेकिन उसका रिएक्शन था कि वो शराब पीता है। जब मैं उसे मिला था तो एकदम फटा फटा पजामा पहन रखा था, शर्ट गंदी गंदी पहन रखा था, तो उसका रिएक्शन था। अब ठीक है, बहुत बड़ी घटना हुई, पापा मर गए, दोस्त मर गया, लेकिन मरना तो एक नॉर्मल घटना है इस दुनिया में। हमको उसके प्रति जो रिएक्शन है, अगर उसको निकाल लिया तो हम स्टेबल रहेंगे, नहीं किया तो छोटी सी चीज़ भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ऑर्डर तब आएगा जब आपके लिए चाहे बड़ी चीज़ हो चाहे छोटी चीज़ हो, आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं और अंदर में ऑर्डर में रहते हैं, अंदर में उसको एक्सेप्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं और फाइट नहीं करते, तो वही आपको ऑर्डर दे देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे पवन जी ने। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और लखीमपुर आकर के डिस्कस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, और आपके कमेंट्स के ज़रिए हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और हम दोबारा पवन जी के साथ में मीटिंग करें या ना करें, आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, अच्छा, नमस्कार।